Good morning, students. Today we will continue the second and the last stanza of the poem A Photograph. In the last video I have explained you about the first stanza where the poet reminds or retrieve the memory of her mother, and we have found a common theme from the first stanza that nature is perennial whereas human beings are transient. Transient का मतलब क्या होता है? Temporary. और perennial होता है immortal, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता. So we got the theme. If anybody asks you what is the theme of the poem, the theme should be nature is perennial, PERENNIAL, perennial. पेरिनियल जो होता है जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनंत है. नेचर इज पेरिनियल whereas human beings are transient. Transient means temporary. Now let's discuss the second stanza. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. Snapshot, what is the meaning of snapshot? The meaning of snapshot is that photograph. Photograph को ही यहाँ पर snapshot कहा जा रहा है, click. So after 20 to 30 years later, the poet is expressing the feeling of her mother. वो अपनी माँ की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है कि यही फोटो जो क्लिक किया गया है जब उसकी माँ की उम्र 12 साल की थी, उसके 20 से 30 साल बाद क्या रिएक्शन था उसके मम्मी का, उसके माँ ने क्या रिएक्शन दिया था उस फोटोग्राफ पे. कितने साल बाद? 20 से 30 साल बाद. दैट मीन्स द पोएट्स मदर एज मे बी 20 plus 12 that is 32 और 30 plus 12 that is 42. मतलब इसी उम्र के जब हो गए थे पोएट की माँ, 32 या 42 साल की हो चुकी थी पोएट की माँ, तो उन्होंने जब उस पिक्चर को देखा और वो पोएट को भी दिखाई कि देखो बेटा मेरा ये बचपन का एक फोटो है, तब उसने क्या क्या फीलिंग एक्सप्रेस किया. इन दिस स्टैंजा यू विल फाइंड द फीलिंग ऑफ द मदर एज वेल एज द पोएट. सो नाउ द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग. दैट मीन्स पोएट इज एक्सप्रेसिंग हर मदर्स फीलिंग that after 20-30 years later she would laugh at the snapshot. उस पिक्चर को देखे उसकी मम्मी हंसी थी, बहुत हंसी थी. That means at that after 30 to 40 20 to 30 years her mother find that same flavor of fun and happiness that she has found during her 12 years of age. उनकी मम्मी ने जो फीलिंग 12 साल की उम्र में फील किया था, जो हंसी थी, वही हंसी पोएट ने अपने माँ के चेहरे पे 20 से 30 साल बाद, उस फोटोग्राफ के 20 से 30 साल बाद देखा. तो उसमें उन्होंने एक सिमिलरिटी पाई. पोएट ने देखा, अरे मम्मी उस समय भी जैसे हंस रही थी, अभी इस फोटो को देख के भी मम्मी वैसे ही हंस रही है. She would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly. See, it is written in double inverted comma. Double inverted comma मतलब ये पोएट की मदर की स्पीच है. जो पोएट की माँ ने कहा था वो अपने बेटी को, मतलब जो शर्ली टॉल्सन है, उनको ये पिक्चर दिखा रही है, ये स्नैपशॉट दिखा रही है, और दिखाते हुए वो ये कह रही है कि सी बेटी एंड डॉली शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. देखो बेटा, मतलब वो यहाँ पर जो पोएट की माँ है वो शर्ली टॉल्सन यानी पोएट को बता रही है कि देखो बेटा मेरे बेटी और डॉली को देखो. बेटी और डॉली कौन है? उनके दो गर्ल कजन्स का नाम है, जो हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था कि वो अपने दो गर्ल कजन्स के साथ हैं. तो उनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है. एक का नाम है बेटी
और दूसरे का नाम है डॉली। तो वो अपने बेटी को मतलब शर्ली टेल्सन को उनकी माँ कहती हैं कि देखो बेटी और डॉली को देखो, वो भी कितने खुश थे उस पिक्चर में, और ये भी देखो कि एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। दैट मीन्स व्हेन दे हैड समर टाइम्स और हॉलीडे टाइम्स, हाउ देयर पेरेंट्स यूज्ड टू ड्रेस देम अप फॉर द बीच। तो पोएट को वो बता रही है उसकी माँ कि देखो जब ऐसे ही होता था, जब पास्ट में हमारे पास्ट में जब कभी भी हॉलीडेज मिलता था, कोई लंबी छुट्टी मिलती थी या 1 या 2 दिन का भी छुट्टी मिल जाता था, तो हमारे पेरेंट्स हमें बीच पे ले जाते थे, हमें ऐसे ड्रेस्ड अप करते, ऐसे ड्रेसिंग पहनाते और हमें स्वतंत्र कर देते। उस बीच पे हम बहुत एंजॉय करते, फोटोग्राफ्स निकालते, सी स्पोर्ट्स खेलते। सो ही इज एक्सप्रेसिंग ऑल दोज फीलिंग्स दैट शी हैड एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग हर पास्ट टाइम। She would say, and look how they dressed us for the beach. How they here refers to the poet's mother's parents, the parents of poet's mother. इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। And how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. अब कोटेशन खत्म हो गया है, इसके बाद जो द सी हॉलीडे है, ये पोएट खुद अपना फीलिंग्स बता रहे हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। तो मेरे मम्मी के लिए पास्ट इंसिडेंट क्या था? वो सी हॉलीडे, और मेरे लिए यानी कि पोएट के लिए, उनके लिए पास्ट इंसिडेंट क्या रह गया? उनकी मम्मी की वो हंसी, दैट लाफ्टर। दिस लाइन इंडिकेट्स दैट शी यूज्ड टू लव द स्माइल ऑफ हर मदर। वो अपनी मम्मी की उस हंसी की, उस लाफ्टर की, उस स्माइल की फैन थी। उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि जब उसकी मम्मी खुश रहती थी, हंसती थी, क्योंकि उनका जो मम्मी की जो स्माइल थी वो बहुत स्पेशल थी। जब वो हंसती थी तो वो बहुत स्वीट लगती थी। According to the poet, she thinks that when her mother used to smile, she looks very sweet, charming, and beautiful. And that memory hooked up or stuck up in her mind, and he always used to repeat that smile. वो हमेशा चाहती हैं कि वही स्माइल, मैं मम्मी अपने माँ की वो स्माइल हमेशा याद करती रहूं और अपने आप को खुश करती रहूं। तो द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। यहाँ पर 2 पास्ट इंसिडेंट के बारे में बताया गया है स्टूडेंट्स। व्हाट आर द 2 पास्ट इंसिडेंट्स? फर्स्ट पास्ट इंसिडेंट जो उसकी माँ की है, पोएट की माँ की है। तो पोएट की माँ की पास्ट इंसिडेंट क्या है? वो सी हॉलीडे, जहाँ पर वो बीच पे जाके एंजॉय किया करती थी। और पोएट के लिए पास्ट इंसिडेंट क्या है? उनकी माँ की हंसी। तो उनकी माँ जब वो फोटो देख के हंस रही थी, उस हंसी को पोएट ने अपने मन में कैप्चर करके रख दिया था, और यही उसने एक्सप्लेन किया कि मेरी माँ बहुत खुश थी उस पिक्चर को देख के। वो मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कि वो कैसे वो एंजॉय करती थी सी हॉलीडेज। तो मेरे माँ के लिए वो सी हॉलीडे स्पेशल था, और मेरे लिए मेरे मम्मी की वो हंसी ही बहुत स्पेशल थी। ओके, सो by these lines, if we think it analytically, we are getting that poet finds real happiness under the smile of her mother. जब उनकी माँ हंसती थी, जब उसकी माँ खुश रहती थी, तब पोएट भी बहुत खुश रहती थी। लेकिन आज उसकी मम्मी at this present moment नहीं है, वो गुजर चुकी हैं, तो इसके वजह से पोएट बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। Now she is realizing the importance of her mother. अब वो महसूस कर रही है कि मैंने क्या खोया है, मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। तो she is able to remembering that. So I hope you have understood, students. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both rye with the labored ease of loss. ये दोनों ही पास्ट इंसिडेंट क्या है? ये ड्राई हो चुके हैं, ये सूख चुके हैं। राई का मतलब एक्चुअली होता है ड्राई हो जाना, कोई भी चीज सूख जाना, लेकिन यहाँ पर राई को मॉकिंग सेंस में यूज किया गया है। दैट मीन्स इफ पोएट वांट्स टू गो थ्रू दैट टाइम, शी कैन नॉट गो। ये दोनों ही पास्ट इंसिडेंट
खत्म हो चुका है, मतलब सी हॉलीडे भी खत्म हो चुका है उसकी मम्मी का, अभी वो नहीं रहा, और उसकी मम्मी भी नहीं रही जो हंसती थी, उसकी मम्मी की वो हंसी भी नहीं रही। तो बोथ राई विथ लिबर्टीज ऑफ लॉस का मतलब होता है कि जो पास्ट इंसिडेंट बोथ यहाँ पर है, बोथ द पास्ट इंसिडेंट ये ड्राई हो चुके हैं विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। जो कॉन्स्टेंटली पोएट ये कोशिश करती जा रही है कि वो इस दुख को भूल जाए, अपने उसकी माँ जो गुजर चुकी है उसे भूल जाए, और इस पास्ट इंसिडेंट को याद करके वो खुश रह सके। लेबर्ड ईज, लेबर्ड मतलब होता है लेबर करना, प्रयत्न करना, कोशिश करना, और ईज करना मतलब होता है उसको इजी कर देना, आसान कर देना। तो पोएट कोशिश कर रही है, जो पोएट है वो कोशिश कर रही है कि वो इस लॉस को, यहाँ पर लॉस क्या है, एक है जो सी हॉलीडे जो गुजर चुका है, जो नहीं लौट के आएगा। सेकेंड लॉस है उनकी मम्मी जो मर चुकी हैं, वो लौट के नहीं आएंगी। और थर्ड है उनकी मम्मी की वो हंसी जो वो कभी देख नहीं पाएंगे। तो पोएट धीरे धीरे लेबर करके इस लॉस को इजी करने की कोशिश कर रही है। पोएट वांट्स टू ईज द पेन दैट शी वाज सफरिंग ड्यू टू द लॉस ऑफ हर मदर। उनकी माँ जो गुजर चुकी हैं, उस लॉस को ईज करने के लिए, उनके मेमोरीज के जो फीलिंग्स है जिसको याद करके उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनको ईज करने के लिए अभी भी वो लेबर कर रही हैं। लेबर मतलब प्रयत्न, कोशिश। लेबर, जो लेबर होते हैं, लेबर क्या करते हैं, काम करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो वो लेबरली ईज कर रहे हैं, चीज को इजी कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं उस लॉस को। सो हियर लेबर का मतलब होता है हार्डशिप, और ईज का मतलब होता है इजी, आसान। टू ऑपोजिट वर्ड हैज बीन यूज्ड साइड बाय साइड, दोनों ऑपोजिट वर्ड साइड बाय साइड यूज हुए हैं, और दोनों का मीनिंग ऑपोजिट है। लेबर का ऑपोजिट मीनिंग होता है ईज, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, जब पास दो ऑपोजिट आइडियाज वाले वर्ड्स बैठते हैं, उसे हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं। OXYMORON, ऑक्सीमोरोन। और पैराडॉक्स कब होता है, जब दो डिफरेंट आइडियाज होते हैं जो ऑपोजिट होते हैं, जो कंजंक्शन एंड या बिकॉज से जुड़ते हैं, तब वो हो जाता है आपका पैराडॉक्स। लेकिन ये ऑक्सीमोरोन है क्योंकि यहाँ पर लेबर और ईज पास बैठे हुए हैं और दोनों का मीनिंग पूरा उल्टा है, ठीक है। सो एज द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्ट्रांजा इज कंसर्न्ड, द स्ट्रांजा इज रिटन इन फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है स्टूडेंट्स। एंड इफ यू गो थ्रू द पोएटिक डिवाइस you will find that there are several alliteration use, that like some 20-30 years later t sound is repeating, so alliteration. Okay, she would laugh at the snapshot, यहाँ पर s sound repeat कर रहा है, उसके बाद c का भी इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें भी alliteration है। You will find too many alliteration and I will not explain you the alliteration, you have to find by yourself because it is very easy to find out the alliteration students. तो यहाँ पर जो मेन आप लोगों का पोएटिक डिवाइस है वो है लेबर ईज ऑफ लॉस। लेबर ईज में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ऑक्सीमोरोन। ओके, आई विल गिव यू नोट्स रिगार्डिंग द लिटरेरी डिवाइसेस। जब नोट्स हम पीडीएफ में देंगे तो उसमें आपको सारे एक्सप्लेनेशंस और उसके पोएटिक डिवाइसेस भी मिलेंगे। फिलहाल आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रैंजा। लेट्स मूव टू द लास्ट स्ट्रैंजा। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी years as that girl lived. Now in this line the poet is expressing the death, how long her mother is no more, मतलब कितने साल हुए हैं कि उनकी माँ गुजर चुकी हैं। सो नाउ शी हैज बीन डेड, अब वो
मर चुकी है, अब वो नहीं रही। नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव। दैट गर्ल मतलब यहाँ पर दैट गर्ल उस गर्ल को कहा जा रहा है जो गर्ल सी बीच पे फोटो उठाई थी, मतलब 12 साल का जब उनका उम्र था। ठीक है, तो उनका उम्र के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है अब जो उनका डेथ का उम्र है, मतलब 12 साल की उम्र में ये फोटो क्लिक किया गया था। इसका मतलब ये है कि 12 साल हो चुके हैं कि उनकी माँ की मौत हो चुकी है, उनकी माँ गुजर चुकी हैं। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। एज का इस्तेमाल जब होता है इट इज यूज्ड इन सिमिली, पोएटिक डिवाइस नेम सिमिली, सिमिलर कंपैरिजन दिखाने के लिए। मतलब जितना टाइम उनकी माँ उस समय फोटो निकाली थी, जब फोटो क्लिक किया था, उस समय उनका जितना एज था, जितना उम्र था, अब उनके गुजरने का उतना ही एज हो चुका है, मतलब 12 साल, 12 years. So 12 years has passed away, but still the poet is not able to forget the memories and not able to forget the smile of her mother. अभी भी उन्हें लेबर करना पड़ता है, लेबर करके यूज करना पड़ता है अपने माँ के उन मेमोरीज को, जब वो उनके माँ के स्माइल के बारे में सोचती हैं। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. तो इस सिचुएशन के लिए पोएट कह रही हैं कि ये जो हुआ है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। I cannot say anything because I cannot go against nature. I have to accept the law of nature that if a person took birth upon this world has to depart. उसे जो इंसान आता है उसे जाना ही पड़ता है। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। I cannot revolt against the nature. I have to accept the truth that my mother is no more, and I have to live with the memories, with the smile of my mother. मुझे अपने माँ के उन यादों के साथ ही जीना होगा, अपने माँ के उन हंसी के पलों को याद करके ही जीना होगा, और उसी को याद करके मैं अपने माँ को इमॉर्टल रख सकती हूँ, और मेरे पास कोई तरीका नहीं है। मैं उस पास्ट के टाइम में कभी नहीं जा सकती, क्योंकि वो सब नष्ट हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, और मैं उसे वापस बुला नहीं सकती। सो एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस का अगर पूछा गया व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू, दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू द फैक्ट दैट poet's mother is no more and she has to accept this truth. Okay, there is nothing to say at all. मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कह सकती। It's silences. I have to accept the silence of silences. यहाँ पर एक साइलेंस का मतलब है मौन, और दूसरे साइलेंस का मतलब है डेथ। जब इंसान का मौत हो जाता है, जब इंसान की मौत हो जाता है, तब क्या होता है, वो साइलेंस हो जाता है, वो चुप हो जाता है। ठीक है, तो डेथ, साइलेंस ऑलवेज मीन्स डेथ। ओके, और एक साइलेंस का मतलब है जहां पर पोएट चुप है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। यू हैव टू एक्सेप्ट द साइलेंस, she has to accept the silence of death. So here silences you will find alliteration of course, and also you will get the double meaning, that is pun होता है जब double meaning होता है। one silence refer to the silence where the poet cannot say anything at all, and the second silence refer to the death of the poet's mother. So she has to accept the death. Without acceptance she cannot do anything. So at the end the poet normalizes her feeling. वो अपने फीलिंग्स को नॉर्मलाइज कर रही हैं, परगेट कर रही हैं। जो वो सोच के वो खुश हो रही थी उसको नॉर्मल कर रही हैं, अपने अंदर के जो पेन है उसको नॉर्मल कर रही हैं, परगेट कर रही हैं कि ये मुझे नॉर्मलाइज में ही आना होगा, मेरा लाइफ जो है इट विल मूव ऑन, ये आगे बढ़ती जाएंगी, तो मैं पिछले मेमोरीज में रुक के
नहीं रह सकती, मुझे आगे बढ़ना होगा और मेरे मम्मी के जो पॉजिटिव साइंस है उनको याद करके ही मुझे जीना होगा। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो द ट्रूथ ऑफ लाइफ। हम पास्ट में कभी नहीं जी सकते। यहाँ पर पोएट ने ये मैसेज दिया है हमें, वी कैन नॉट लिव इन पास्ट, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू मूव ऑन इन आवर लाइफ एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ दैट हैपेंड विथ अस एंड वी हैव टू गो अहेड, क्योंकि स्टॉप करके हम अपने लाइफ को नहीं रख सकते। तो वी हैव टू एक्सेप्ट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। So this is the truth and this is the meaning of the poem. Hope you have understood the poem. The NCERT questions here, see, you have to answer all these NCERT questions by yourself. I cannot tell you how to write the answer of this NCERT question. You have to write. I will give you extra questions and explanation tomorrow by giving you the notes in PDF format. You have to note down those PDF formats in your fair copies. And then along with that you have to write these 7 questions. Like that, what does the word cardboard denote in the poem? Cardboard denote the photograph, the frame. Cardboard denote the frame and the photograph, which is stick, and it shows the memory. It remembers the poet the memory of her mother, and it is one of the best memory of her mother because her mother used to smile by seeing that कार्डबोर्ड। उस कार्डबोर्ड को देख के उसकी माँ हंसती थी, खुश होती थी। इसीलिए पोएट के लिए भी ये एक खुशी का पिक्चर है। इट्स अ पिक्चर ऑफ फन एंड हैप्पीनेस। सो यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चंस एंड आंसर्स बाय योर ओन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस along with reference to context I will provide you students. Till then, thank you students. Stay strong, stay safe.